नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस क्वेश्चन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि धातु एवं अधातु से एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न देखते हुए। पहला प्रश्न है, धातुओं के दो भौतिक गुणों का उदाहरण दीजिए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि धातुओं में कई सारे भौतिक गुणधर्म होते हैं। आप उनमें से किसी भी दो का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण दिया हुआ है धात्विक चमक का। अब यहाँ पर आपको ये भी बताना होगा कि धात्विक चमक क्या होती है, यानी कि धात्विक चमक की परिभाषा देनी होगी। तो अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। अगला गुण है आघातवर्धता। इसकी भी परिभाषा हमें देनी होगी। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्धता कहते हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं और गैर धातुओं के बीच अभिक्रिया स्पष्ट करें। अब इसके बारे में हमने वीडियो में बहुत ही अच्छे से जाना था, तो हमें उत्तर भी कुछ उसी तरीके से लिखना है। सभी तत्व हाइड्रोजन को छोड़कर के परमाणुओं की स्थिरता के लिए उनके बाहरी आवरण में 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी तत्व चाहते हैं कि उनकी जो बाहरी वाला आवरण है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि हाइड्रोजन को बाहर में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। एक धातु और एक गैर धातु के बीच की अभिक्रिया में धातु इलेक्ट्रॉन का दान कर इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातुओं के पास या तो बाहरी आवरण में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनके लिए इलेक्ट्रॉन का दान करना ज़्यादा आसान होता है, जबकि गैर धातु इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करके ऐसा करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गैर धातुओं के बाहरी आवरण में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनके लिए इलेक्ट्रॉन का दान करना उतना आसान नहीं होता, पर वो इलेक्ट्रॉनों को बड़ी आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। जब वे दोनों अभिक्रिया करते हैं तो आयनिक आबंध इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा बनता है, जहाँ पर जो धातु होते हैं वो अधातु को इलेक्ट्रॉन देते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है उससे दिखा सकते हैं कि ऐसा किस तरीके से होता है। जैसा कि उदाहरण में आप देख सकते हैं, यहाँ सोडियम ने अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है, जिससे सोडियम और क्लोरीन दोनों का ही बाहरी आवरण पूरा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। तो सबसे पहले तो हम अभिक्रिया लिखेंगे। धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल के साथ ऐसा नहीं होता, जो कि एक अपवाद है। तो हमें यहाँ पर वो बात भी लिखनी ज़रूरी हो जाती है। जब कोई धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस विकसित नहीं होती। अब जब हमने ये बात लिख दी है तो ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि HNO3 या फिर नाइट्रिक एसिड एक मजबूत ऑक्सीकारक एजेंट है। यह पानी में उत्पन्न होने वाले H2 का ऑक्सीकरण करता है और खुद नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो होता ये है कि जो HNO3 है वो बहुत मजबूत ऑक्सीकारक है, तो वो हाइड्रोजन गैस को जल में बदल देता है और खुद नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना लेता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि सक्रियता श्रेणी में जो नीचे धातु आती हैं उनकी अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। तो हम जानते हैं वो अनभिक्रिया होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये धातुएं काफ़ी अनभिक्रिया होती हैं। उसके बाद बात आती है कि इनका निष्कर्षण कैसे होता है। तो इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने पर ही धातु प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर हम इनका उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए पारे का निष्कर्षण देखते हैं।
हम जानते हैं कि पारा HGS में मिलता है। जब हम इसे गर्म करते हैं तो पहले ये HgO में बदलता है और इसको फिर से गर्म करने पर हमें Hg यानी कि पारद शुद्ध रूप में मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संचारण क्या है। अब ये प्रश्न तो पहले अध्याय में भी था, परंतु पहले अध्याय में हमने संचारण से बचाव नहीं पढ़े थे। इस अध्याय में हमने संचारण से बचाव भी पढ़े हैं, तो हमें वो भी लिखना होगा, पर परिभाषा तो दोनों में ही सेम रहेगी। तो परिभाषा है, जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचारित होती है। लोहे की वस्तुओं के संचारण को जंग कहा जाता है। संचारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। अब बात आती है कि इनसे बचाव किस तरीके से किया जाए, तो हम अब बचाव को बताएंगे। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशात लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। यहाँ पर मिश्र धातु के बारे में आप जानते हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम उसके बारे में अलग से बता सकते हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्रातु कहा जाता है। यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्रातु को अमलगम कहा जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण थे कि एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इन तरीके के प्रश्नों का अभ्यास करते रहिएगा।